सवाल इस हवाले से, आपकी सियासत के हवाले से पूछूं तो आप भाग जाएंगे, मेरे शो से जरूर भाग जाएंगे, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं भागूंगा, आप बेफिक्र रहिए। सच्चाई से मैं कभी इनकार नहीं कर सकता। जो भी शख्स सौरा ईदगाह रोड पे चलता है, शेख साहब को जरूर वो याद करता है। शेख अब्दुल्ला इस कौम के हीरो थे। आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने तो जीरो कर दिया, वो तो जीरो कर दिया। उनमें ही तो लीडर्स की जरूरत होती है बशीर साहब, एक अंधेरे में ही रोशनी की जरूरत होती है। अगर आपके लीडर्स इस वक्त बिल्लू में छुप जाएं और बीजेपी से डर जाएं तो मुझे बताएं वो कौन सा लीडर है, वो कौन सा लीडर है जो बीजेपी से डर के गुप्तकार में छुपा बैठा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। और आपको बता दें कि आज जिस मौजू के हवाले से हम बात कर रहे हैं इंतहाई अहम मौजू है। आज हम बात करेंगे मजहबी मामलात, मुकामात, खानकाओं, मसाजिद और जितने भी मज़हब से जुड़े मामलात हैं उनके हवाले से आज बात होगी। वक्फ बोर्ड की हम आज बात करते हैं नाजरीन। गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की जो सरबराह दरख्शाह इंद्राबी हैं, उन्होंने कई एक हुक्मनामे जारी किए। तो उन हुक्मनामों के ज़रिए ये पता चला कि ख़ासकर जो खानकाहों में या मुख्तलिफ जो मजहबी ज़ियारतें हैं उनमें जो ख़ासकर लोग डोनेशन अतिया दे रहे थे, उस हवाले से पाबंदी लगाई गई। ये कहा गया कि लोग रेगुलर जो डोनेशंस हैं वो वहाँ पे जमा नहीं करा सकते हैं, या जो वहाँ पे मुंतज़मीन हैं उनको भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया कि आप ऐसे अतियात या डोनेशंस हासिल करने से गुरेज करें। बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड आखिरकार है क्या, वक्फ बोर्ड के ज़रिए क्या किया जाता है। वक्फ बोर्ड की जो हिस्ट्री है नाजरीन वो काफ़ी पुरानी है। लगभग 1947-1940 से लेकर आज तक ये बोर्ड चलता आ रहा है। और इस बोर्ड के ज़रिए आज तक लगभग 1200 मुलाजमीन जो हैं उनको रोज़गार दिया गया है, वो काम कर रहे हैं इस बोर्ड में। और इस बोर्ड में करीबन 4000 प्रॉपर्टीज़ इस वक्त हैं। यानी प्रॉपर्टीज़ की जब मैं बात कर रहा हूँ उनमें दुकानें हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्सेस है, एक यूनिवर्सिटी है, और करीबन 4000 कनाल जो लैंड है वो भी वक्फ बोर्ड के पास है। तो आपको बता दें कि सालाना जो इनकम इस बोर्ड की है वो 26 करोड़ है, और इस बोर्ड से जो सालाना इनकम आ रही है वो 26 करोड़ है। और आपको बता दें कि इस बोर्ड के हवाले से कई एक सवालात भी गुज़िश्ता वक्त में उठाए गए। शेख अब्दुल्ला साहब मरहूम जो हैं उन्होंने इस बोर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट बनाया था, और ख़ासकर मुसलमानों के लिए उन्होंने ये कहा था जो ज़ियारतें हैं, खानकाएँ हैं या बाकी जो मजहबी मुकामात हैं उनके हवाले से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस बोर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर बना के इस बोर्ड को निगरानी करने के हवाले से भी ज़िम्मेदारियाँ दी थी, ख़ासकर मुख्तलिफ मसाजिद, खानकाहों और जो मजहबी मुकामात हैं उनके हवाले से। स्कूल्स भी ये बोर्ड चला रहा है। लेकिन जो आज की सरबराह दरख्शाह इंद्राबी हैं, और सबसे पहले आपको बता दें कि 5 अगस्त के बाद इस बोर्ड को मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट के बाद मुफ्ती सईद ने भी नाम चेंज किया था। लेकिन अब मरकज़ी सरकार ने, ख़ासकर मुख्तार अब्बास नकवी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर और हज औकाफ के मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बोर्ड का नाम चेंज करके वक्फ बोर्ड रखा। और उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर अब अकाउंटेबिलिटी इस बोर्ड में लाई जाएगी, और गरीब या बाकी जो बेवाएँ और बेबस लोग हैं उनको इस बोर्ड के ज़रिए मदद की जाएगी, इमदाद की जाएगी। क्या वाकई मदद हो रहा है, इमदाद हो रहा है? बहरहाल ये सवाल है कितने लोगों की मदद की जा रही है, किन किन स्कूलों में बच्चे इस वक्त ज़ेर तालीम है, यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। अगर हम मवाजना करते हैं वक्फ बोर्ड और श्राइन बोर्ड का, तो यकीनन यहाँ से पेशेंट जम्मू जाते हैं, माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल है उनका, यूनिवर्सिटी है उनकी, बड़े बड़े इदारे हैं उनके माफ़ कीजिएगा। तो
कहीं ना कहीं महासभा करने की ज़रूरत है कि वक्फ बोर्ड के ज़रिए हमने क्या किया और श्राइन बोर्ड जिस तरह से चल रहा है उन्होंने क्या किया। ये मवाजना करना बहुत ही ज़रूरी है। ख़ासकर सियासी जमातों पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो बीजेपी हाल ही में सरकार में आई, उनसे भी सवाल पूछना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन गुज़िश्ता दौर में जो सियासतदान रहे हैं उनसे सवाल पूछना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस बोर्ड का इनकम इतना ज़्यादा था तो अभी भी हमें भीख मांगने के लिए दूसरी स्टेट्स में इलाज करने के लिए हमारे पेशेंट्स को क्यों जाना पड़ता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पेशेंट्स दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? अगर इतनी डोनेशंस, इतने अतियात इस बोर्ड के ज़रिए आ रहे हैं सालाना, तो 26 करोड़ में शायद हम हर डिस्ट्रिक्ट में ललदेद जैसा हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। इन गुज़िश्ता 70 साल या 80 सालों में हमने शायद करीबन 50 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए होते, यकीनन बनाए होते। अब सवाल यह है कि दरख्शां इंद्राबी के जो अहकामात हैं वो किस हद तक सही हैं। उन्होंने कहा कि डोनेशंस आप ना लें, और सवाल ये भी है कि उन्होंने कहा कि जो वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे शॉपिंग कम्प्लेक्सेस है, उनमें गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया गया है। कब्ज़ा किसने किया है, क्यों किया है, वो भी एक सवाल है। तो दरख्शां इंद्राबी के जो अहकामात हैं, क्या वो सही है, क्या वो जायज़ हैं, या वो अहकामात इस वक्त अवाम के हित में नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बशीर साहब, जम्मू से हम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमरान साहब, मैं क्योंकि आपको करेक्ट करना चाहता हूं, मैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी हूं जम्मू प्रोविंस। एक तो वो, दूसरा ये है कि आपने जो सारी डिटेल बताई है वक्फ बोर्ड के हवाले से, और आपकी आवाज़ बशीर साहब आपकी आवाज़ कट के आ रही है, शायद आपने ईयरफोन का इस्तेमाल किया है। मैं ईयरफोन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये मोबाइल के उसमें नेटवर्क में फ़र्क है। जी जी जी। ऐसा है, मैंने कहा कि मैं आपको करेक्ट करता हूँ, मैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, वक्फ बोर्ड में जो तब्दीलियां हो रही हैं या हुई हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, रियासत जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया, उसके बाद बहुत सी तब्दीलियां हुई, बहुत से ऑर्डर्स हो रहे हैं, और उसमें ये दरख्शां इंद्राबी जी का जो ऑर्डर है ये भी आया है। और जो आपने सारा हवाला दिया मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कश्मीर के अंदर जितनी भी श्राइन्स हैं, जितनी भी इबादत गाहें हैं, जितने भी वो हैं सूफियों की ज़ियारतें हैं, वहाँ लोगों की जो है वो जज्बाती तौर पे वहाँ लोगों की वो जुड़ी हुई हैं, और वहाँ वो जाके न्याज व नजराना भी रखते थे। और मुझे याद है कि 1975 में शेख साहब जब आए तो उन्होंने उसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली भी की थी, और उसमें हर जगह उन ज़ियारतों को नया रूप दिया था। मगर हालात आहिस्ता आहिस्ता चलते गए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 1975 से पहले देखेंगे तो हालत कुछ और थी, आज अगर देखेंगे तो हालत कुछ डिफरेंट है। और जहां दरख्शां इंद्राबी जी बैठी हैं, ये कोई रातों रात नहीं बना है। ये जिस तरह आपने कहा कि 75 साल में ये सारा सिलसिला बना हुआ है, लोगों के जज्बात इस चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। अब उसने ये कहा है, जो मैंने ऑर्डर देखा, कि वो जो वहाँ बख्शिश रखे थे नजराना के लिए या न्याज के लिए, उनको हटाया गया है। उसका कहना है कि शायद वहाँ चोरी होती है। यहाँ जम्मू के अंदर शादरा शरीफ है, यहाँ जम्मू के अंदर पीर बाबा की ज़ियारत है, यहाँ क्या नाम है, सतवारी में। इसी तरह कश्मीर के अंदर बहुत सी हैं, क्योंकि आपको भी तजर्बा है, मुझे भी इस बात का इल्म है। अब सवाल है कि अगर किसी जगह कुछ लगता है कि ये मुसलमानों को बदनाम भी कर रहे हैं और इन ज़ियारतों की बदनामी भी कर रहे हैं, अगर किसी कोई के पास कोई प्रॉपर्टी है और उसको एक सिस्टम के तहत दी गई है, इसके अंदर स्कूल भी चल रहे थे, इसके अंदर बहुत सी चीजें चल रही थी, उनकी वजाहत अगर करेंगे तो बड़ी दूर तक बात जाएगी। लेकिन अगर कहीं हम इस सोसाइटी का हिस्सा है जहां चोरों की भी कमी नहीं है और जहां अच्छे लोगों की भी कमी नहीं, जब दोनों चीजें हैं तो आप किसी सोसाइटी को बदनाम नहीं कर सकते।
तो इसलिए जो चीज उन्होंने की है वो आइडेंटिफाई करे। उसने कहा है कि ये जी मार्केट रेट के ऊपर ये दे दो, किराया दे दो, जो बिजनेस के वहाँ जो कंसर्न हैं उसको मार्केट रेट के ऊपर किराया दे दो। लेकिन अगर कोई जाता है जारत के ऊपर न्याज चढ़ाता है तो उसको रोका कैसे जा सकता है, पहले ये मुझे बताइए। अगर वो खुशी से किसी जगह के ऊपर 10 रुपए 100 रुपए चढ़ाता है तो उसको रोकेंगे क्यों आप, पहले ये मुझे बताइए। अच्छा, अगर वो जाता है उस पे चोरी करने वाले को पकड़ो ना, उसको किसने रोका कि उस चोरी वाले को आइडेंटिफाई करके पकड़ लीजिए कि हाँ जी यहाँ चोरी होती। अगर किसी ने चोरी की है तो उसको पब्लिक के सामने लाओ कि इसने इस मामले में चोरी की है। लेकिन इस सारे सिस्टम को बदनाम करने का किसी को कोई हक नहीं। दूसरी चीज मैं आपके हवाले से कहना चाहता हूं, जो मुझे सुन रहे हैं कश्मीर के साथी, वो ये है कि सोसाइटी के अंदर, कश्मीर के अंदर जो जब मुझे याद है शेख साहब जब आए थे 1975 में, तो मुझे याद है कि खजाने में पैसे नहीं थे और उन्होंने वक्फ बोर्ड से कुछ पैसे लेके शायद तनख्वाहें भी दी थी उस वक्त, मुझे कुछ अंदाजा है मुझे उस वक्त। जी जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आपने एक बात अच्छी की है कि ये जो असासा हमारा था इससे अस्पताल बन सकता था। बिल्कुल, दैट इज माय पॉइंट बशीर साहब। और इसके साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन सकते थे, बिल्कुल, इसके साथ बहुत सी चीजें। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा इमरान साहब, 1975 में जो सिचुएशन थी वो 2022 में नहीं है जी। 1975 में जो लोगों की पोजीशन थी वो 2022 में नहीं है, वो डिफरेंट है। बहुत कुछ हुआ है, लोगों की इकोनॉमी 1975 से लेके 2022 तक बहुत ही डिफरेंट है। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ कश्मीर के अंदर बिजनेस का जो हब है वो भी सामने है। इसी के साथ 1975 से लेके 1947 तक पीछे अगर देखें तो कश्मीर के अंदर पहनने के लिए जूता नहीं था, चलने के लिए सड़कें नहीं थी, वो बनी, इसमें कोई शक नहीं है। और हाँ, जो मुंतजिमीन थे उनको चाहिए था कि ऐसे एसेट्स पैदा करते। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं, नहीं बशीर साहब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि दरख्शां इंद्राबी के जो अहकामात हैं या दरख्शां इंद्राबी के हवाले से मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि वो शायद इस वक्फ बोर्ड के ज़रिए आप रेवोल्यूशन लाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बता दीजिए कि गुज़िश्ता वक्त के जो ज़ख्म हैं, पास्ट चला गया, आपको लग रहा है बशीर साहब हम सब जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो करना था अपनी कौम के लिए वो हम सब फेल हो गए? आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, नहीं सुनिए, आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपकी पीडीपी, आपकी कांग्रेस फेल हो गई। बीजेपी बहरहाल अभी हुकूमत में है, बीजेपी बिल्कुल नहीं। इमरान साहब सुन लो मेरी बात, मैंने आपको जो हवाला दिया, मैं कश्मीर के चप्पे चप्पे गया हूँ। कश्मीर की ज़ियारत गाहों को 1971 से पहले भी मैं जानता हूँ। 1975 के बाद जो ज़ियारतों की सिचुएशन बनी, वहाँ जो एसेट्स बने, वहाँ जो मार्केट्स बने, उन मार्केट्स को किराए पर बहुत से हजारों लोगों को उसका फायदा, हजारों लाखों लोगों को उसका फायदा हो रहा है। ये जो मार्केट है ना, जो आज आपको लग रहा है कि दुकान का मार्केट किराया दे दो, ये 1975 में किसी जगह पे 200 रुपया नहीं दे सकता था कोई, ऐसी सिचुएशन थी। आज मैं कहता हूं कि दरख्शां इंद्राबी साहब को अपने आप को खड़ा करना चाहिए 1950 में। नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि कमर्शियलाइजेशन के बजाय अगर एक गरीब इंसान के लिए एक हॉस्पिटल बनता बशीर साहब वक्फ के जरिए, आप बशीर साहब सुनिए, आप क्यों भूल जा रहे हैं? नहीं, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के अंदर वाहिद इंस्टीट्यूट बना, शेर कश्मीर नेशनल इंस्टीट्यूट। बिल्कुल शेख साहब, उसके अंदर जो मशीनरी थी ना, जब वो बना था तो उसके अंदर जो मशीनरी लगाई गई थी वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं थी, जो वहां लगाई गई। सुनिए मेरी बात सच्चाई से, सुनिए मेरी बात बशीर साहब, सच्चाई से मैं कभी इनकार नहीं कर सकता। जो भी शख्स सौरा ईदगाह रोड पे चलता है, शेख साहब को जरूर वो याद करता है, बिल्कुल करता है, जरूर याद करता है। शेख अब्दुल्ला इस कौम के हीरो थे, शेख अब्दुल्ला इस कौम के हीरो थे। मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि जिन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल, आज भी हीरो हैं, वो आज भी हीरो हैं। आप सुनिए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने तो जीरो कर दिया, वो तो जीरो कर दिया उन्होंने। मेरी बात सुन लीजिए जी, मैं आपको बताऊंगा, मेरी बात सुन लीजिए। किसी भी चीज को करने के लिए क्या होता है कि माहौल कैसा है।
आपको मैं बताऊं कि शेख साहब की डेथ हो गई 1982 में जी, और 1982 में 1983 के इलेक्शन में कश्मीर के लोगों ने मैसेज मैंडेट दे दिया फारूक अब्दुल्ला साहब को, और 1984 में उसी मैंडेट का कत्ल हुआ। बहरहाल उसको डिसमिस किया गया, उसको डिसमिस किया गया। बशीर और साहब, उसके बाद बशीर साहब सियासत पे मैं नहीं आना चाहूंगा। एक हालात मैं कह रहा हूँ ना, हालात क्या नहीं नहीं, बिल्कुल एक बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, हालात में ही तो लीडर्स की जरूरत होती है बशीर साहब। एक अंधेरे में ही रोशनी की जरूरत होती है। अगर आपके लीडर्स इस वक्त बिल्लू में छुप जाएं और बीजेपी से डर जाएं, तो मुझे बताएं वो कौन सा लीडर है? वो कौन सा लीडर है जो बीजेपी से डर के गुप्तकार में छुपा बैठा हो? इमरान साहब सुन लीजिए, कोई बिल्लू में नहीं छपा है, कोई बिल्लू में रहेगा नहीं। कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त भी अगर कोई बात कर सकता है तो फारूक अब्दुल्ला कर सकता है, मान लीजिए। और महबूबा मुफ्ती भी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वापस आते हैं बशीर साहब, बहरहाल वापस आते हैं। देखिए देखिए बशीर साहब, बशीर साहब बिल्कुल हम वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे सवाल इस हवाले से, आपकी सियासत के हवाले से पूछूं तो आप भाग जाएंगे मेरे शो से, जरूर भाग जाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल नहीं भागूंगा, आप बेफिक्र रहिए। नहीं, मेरे पास इतना मटेरियल है कि मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब आप है। सुनिए, मगर बदकिस्मती यह है कि मैं मोबाइल पे हूँ, आप शायद लाइव पे हैं, मैं मोबाइल पे हूँ। मेरे पास हर एक चीज का जवाब है। आप सुनिए, इतनी कैपेसिटी मेरे में है कि मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट, बेधड़क दे सकता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट। उमर अब्दुल्ला साहब को भी कभी कहें कि मेरा इंटरव्यू फेस करें। आप कश्मीर में हैं तो आप मेरे से ज्यादा उमर साहब को जानते हैं, मैं कम जानता हूँ। ठीक है, नहीं देते हैं इंटरव्यू, मुझे नहीं देते हैं उमर अब्दुल्ला साहब मुझे इंटरव्यू। अब मुझे मालूम नहीं कि उनका क्या है, वो दूसरी बात है। वो कभी जब मिलेंगे मुझे तो फिर मैं बात करूंगा। देखिए बशीर साहब, मसला ये है कि आप जम्मू में रहते हैं, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल देख के आपका दिल खुश होता है? मेरी यार सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड को माता वैष्णो देवी के उसमें मत तोलिए। माता वैष्णो देवी के अंदर जो जायरीन जो आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं, बल्कि वर्ल्ड से आते हैं। कश्मीर के अंदर जो जायरीन है वो सिर्फ कश्मीर से या ज्यादा से ज्यादा जम्मू से कुछ लोग जाते हैं। अच्छा, उसको उसके साथ मत तोलिए। अच्छा, उसकी इकॉनमी और उसकी इकॉनमी बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा, और दूसरी बात सुन लीजिए, ठीक। मैं अपने कश्मीर के भाइयों को जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके सामने आपके जरिए अपील करना चाहता हूँ कि इन ज़ारतों को बचाइए। ये असासे जो हैं इनको डूबने मत दीजिए। और दूसरा ये है कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है तोड़ के उसके सबके नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन वो दिन नहीं रहे, ये दिन भी नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह ताला इन चीजों का हिसाब देगा। और मैं आपके जरिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमानों को शायद हमारे गुनाहों की सजा है, और ये जो सजा हो रही है इससे हमको लेसन सीखना चाहिए कि दरख्शां इंदिराबी जो है वो हमको लेसन दे रही है कि ये हो गया। मैं समझता हूँ कि अगर वो कोई बेहतरी के लिए करे, अल्लाह उसको हिम्मत दे, हमें कोई उसके डर नहीं है। लेकिन जिस तरह से उसने एक ऑर्डर इशू कर दिया, वो बगैर किसी, वो यहाँ भी कई कुछ जगहों के ऊपर गई है। यहाँ जम्मू के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी बहुत है, यहाँ कश्मीर के अंदर, डोडा के अंदर, पुंछ के अंदर। तो कहने का मतलब ये है इमरान साहब कि मैं आपके जरिए अपने साथियों को कहना चाहता हूं कि खुल के सामने आ जाइए, उसमें देख लीजिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको सजा दे दो, लेकिन पूरी कौम को बदनाम मत करो। बहरहाल बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच, मेरे शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल सेक्रेटरी जम्मू बशीर साहब। इनका मानना है कि ख़ासकर जो दरख्शां इंदिराबी के ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स मुसलमानों को बदनाम, ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम करने के हवाले से उन्होंने जारी किए हैं। बहरहाल क्या ऐसा कुछ है, वो दरख्शां इंदिराबी साहिबा से ज़रूर हम भी सवाल करेंगे। उन्होंने ऑर्डर जो जारी किया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो इरेगुलर और अनऑर्गेनाइज्ड डोनेशंस हैं उनके हवाले से कोई ख़बर नहीं रहती है आखिरकार इन डोनेशंस का क्या होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वक्फ के हवाले से, वक्फ बोर्ड के हवाले से करीबन हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन इस वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ करीबन, मैंने आपको कहा कि 4000 प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड की हैं, और ज़मीन जो कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड की है वो 44,000 कनाल वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं। और इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी है कि ख़ासकर ये चेक किया जाए कि ये जो नाजायज़ कब्ज़ा है वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर किन्होंने किया है, क्यों किया गया है,
और आज तक हम इस वक्फ बोर्ड के ज़रिए क्या हर डिस्ट्रिक्ट में एक जनाना हॉस्पिटल या जचगी या बचगी का हॉस्पिटल तामीर नहीं कर सकते थे पिछले 70 या 75 सालों में? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस वक्फ बोर्ड के ज़रिए जिसकी आमदनी 26 करोड़ रुपए है, क्या इसके ज़रिए आज तक हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना सकते थे गुज़श्ता 75 सालों में? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आज तक हम इसके ज़रिए गरीब नादारों के लिए करीबन हमने आज तक 10,000 छोटे छोटे मकानात बनाए होते? क्या बने हैं? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल सवालात बहुत ज़्यादा हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने के लिए।